हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द देवरा क्लासेस। मैं हूं उदित कुमार देवरा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे फिजिक्स और हमारा चल रहा है फिजिक्स में एनसीईआरटी की क्लास 11 का 4th चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। और हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स 0 से एडवांस लेवल तक। जो भी बच्चे हमारे नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी जेईई का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सब लोगों के लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले तो देखो, हमें याद करना है कि मोमेंटम क्या होता है। मैंने बताया था कि मोमेंटम जो होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा मोमेंटम कहलाता है। ठीक, अब बात आ रही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या होता है। तो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ बॉडीज है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, उनका जो मोमेंट होगा यानी कि मोमेंटम होगा वो हमारा कंजर्व रहता है। वो उनके म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकता। वो कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज। वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज इज कंजर्व। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है कि यदि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर 2, 4, 6 बॉडीज है और वो एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन लगा रही है, तो उनका जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम होगा उन सबका वेक्टर सम इनिशियल का फाइनल के बराबर होगा, यानी कि उनके फाइनल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यही कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको देखते रहो कैसा बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लिया एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर 2 बॉडीज है, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी। ठीक है, बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाती है, बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगाती है। अगर हम ये मान के चले कि स्टार्टिंग में इसका जो मोमेंटम था वो पी ए था और इसका जो मोमेंटम था वो पी बी था, क्योंकि मोमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं। अब मोमेंट की हमने यूनिट बताई थी। मोमेंट क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको देखते हैं। लेट पी ए एंड पी बी आर द इनिशियल मोमेंट या मोमेंटम, एंड ए फोर्स लगा रहा है बी पे और बी फोर्स लगा रहा है ए पे। एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी and FBA is equal to force on B due to A। FAB क्या है, A पे फोर्स B की वजह से, FBA क्या है, B पे फोर्स A की वजह से। ठीक है, अब जैसे ये इस पे फोर्स लगाएगी, ये इस पे फोर्स लगाएगी, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। देन PA डैश ऐसे लिखो एंड पी बी डैश आर फाइनल मोमेंटम। देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ये मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक्स करा रहा हूं, जो भी आपको डेरिवेशन वगैरह करा रहा हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस चीज को ध्यान से देखना, एक एक चीज सुनना, और वीडियो खत्म होने पर आपको ये चीज ऐसी क्लियर होगी कि आप भूल नहीं पाओगे। तो पूरा वीडियो देखना। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 2 बॉडीज है, एक ए है एक बी है, ए का मोमेंटम पी ए है, बी का मोमेंटम पी बी है। ठीक, पी ए और पी बी उनके इनिशियल मोमेंटम है जब ए बी पे फोर्स लगा रहा और बी ए पे फोर्स लगा रहा। बट ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये हमारा आइसोलेटेड है, यानी कि बाहर से इसमें ना तो किसी मास का ट्रांसफर है ना ही किसी एनर्जी का ट्रांसफर है, ये सिर्फ इसी के अंदर है जो कुछ है। अब ये जब चेंज कर रहा है, ये इसको फोर्स लगाया तो इसका मोमेंट चेंज होगा, वो हो गया हमारा पी बी डैश। इसने इसको फोर्स लगाया, इसका मोमेंट चेंज होगा, वो हो गया हमारा पी ए डैश। अब देखो क्या होता है इसके आगे।
हमें पता है जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया हुआ फोर्स उसके रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि अगर जो इसने इसमें जो फोर्स लगाया वो हमारा टाइम डेल्टा टी था, मैं इसको रब कर देता हूं, आगे चलते हैं। टाइम जो था कोलिजन का या फोर्स का वो हमारा डेल्टा टी था, टाइम जो था डेल्टा टी था। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स उसके टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। यानी कि जब हमने फोर्स लगाया एफ ए बी, ए पे फोर्स लगाया किसने, बी पे, और कितने टाइम के लिए लगा, डेल्टा टी, तो वो किसके बराबर हो गया, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। किसका चेंज होगा, ए का चेंज होगा। ए का पहले अब शुरू में कितना था, पी ए, बाद में कितना होगा, पी ए डैश, तो वो किसके बराबर होगा, पी ए डैश माइनस पी ए। सेम इसी तरह से बी पे फोर्स लगाया किसने, ए ने, एफ बी कितने टाइम के लगाया, डेल्टा टी के लिए लगाया। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, बी का कितना था, पीबी था, अब कितना हो गया, पीबी डैश, तो चेंज कितना हुआ, पीबी डैश माइनस पीबी। ये तो न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है। बट जो न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे भी सेम और इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लगाता है, ये हमारा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, ए पे जो फोर्स लगा वो बराबर होगा बी पे जो फोर्स लगा, यानी कि बी ने ए पे जो फोर्स लगाया वो किसके बराबर होगा, ए ने बी पे जो फोर्स लगाया। बस क्या होगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो आ जाएगा हमारा माइनस। अब एफ ए बी क्या है, पी ए डैश माइनस पी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी, तो पी बी डैश माइनस पी बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, यहां बाहर क्या था, माइनस, इसको इधर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी डैश प्लस के पी बी। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा पी ए डैश प्लस के पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो देखो यहां से आप देख सकते हो कि मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का सम वेक्टर सम, इसको वेक्टर सम, तो वेक्टर ऐसा लगा कि मोमेंटम और वेक्टर क्वांटिटी है। अभी इसके लिए वेक्टर आएगा आगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ वेक्टर सम ऑफ फाइनल मोमेंटम बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, यानी कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ है वो यहां प्रूव होता है। वो कहता है कि किसी भी दो पार्टिकल पे अगर उनका मोमेंट चेंज हो रहा है तो जो इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर सम वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम वेक्टर सम के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, ठीक है। एक इसमें कंकरेंट फोर्सेस और आते हैं, वो मैं बता देता हूं। इसका टॉपिक है कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं। मान लो कोई एक सिस्टम दिया गया है, यहां पे हमारा एक फोर्स लग रहा है इधर F1, एक दूसरा लग रहा है F2, एक तीसरा लग रहा है F3। तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास हो रही है, वो कहलाते हैं हमारे कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या होता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक स्टेबल कंडीशन में, यानी कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, तो जितने भी हमारे फोर्सेस लगे हुए हैं उनका वेक्टर सम जीरो होता है। यानी कि इसमें F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे कॉन्करेंट फोर्सेस की एक कंडीशन होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए। कॉन्करेंट फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास होती है। और अगर उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, यानी कि वो स्टेबल कंडीशन में हो, उसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, तो जितने भी हमारे फोर्सेस लगे हैं उनका वेक्टर सम इक्वल टू जीरो होता है। यानी कि अगर एक फोर्स इधर से लगा है तो बाकी दोनों फोर्सेस को वो बैलेंस कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा। तो आज के हमारे वीडियो में यही है।
आगे फिर मिलेंगे हम एक अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, और इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, और हम जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म करना चाहेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, और लोगों को सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों को बताएं, जिसकी सभी लोगों का फायदा हो। और यहाँ पे मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज आप लोगों को समझ में जरूर आएगी। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और अलग अलग टॉपिक में अलग अलग कंसेप्ट को सीख सकें। तो ठीक है, इसी के साथ ओके, बाय बाय, धन्यवाद।